गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स यानी पौधों की कोशिकाओं में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों के संबंध में अध्ययन करेंगे। जिस तरह से जंतु कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो जीवन के अस्तित्व के लिए चुनौती होते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना ही शरीर के स्वास्थ्य के लिए श्रेयकर होता है। अर्थात कोशिकाओं में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। इसी तरह से प्लांट सेल्स में भी उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ बनते हैं जो पौधों के शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और वह पौधों के किसी भी काम के लिए नहीं होते हैं, किसी भी तरह से पौधे के लिए वह उपयोगी नहीं होते हैं। पौधे उन उत्सर्जी पदार्थों को उपापचयी क्रियाओं के सेंटर से उनको दूर शरीर के छाल, उनकी जड़ों और पत्तियों में उसको इकट्ठा करते जाते हैं। जब यह छालें, पत्तियां या पुष्प पौधों से अलग होते हैं तो यह उत्सर्जी पदार्थ भी उनके साथ पौधे से अलग हो जाते हैं। चूंकि पौधों में किसी प्रकार का उत्सर्जी अंग नहीं होता है, इसलिए इनका रोज उत्सर्जन संभव नहीं है। इसलिए यह उत्सर्जी पदार्थ यानी कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक पदार्थ पौधों की उपापचयी क्रियाओं से दूर जाकर के पौधों की छाल, पत्तियों, उसके पुष्प, जड़ों इत्यादि में संचित होते जाते हैं। परंतु मनुष्य, जो कि प्रकृति का सबसे चालाक, सबसे संवेदनशील और सबसे विकसित जीव है, यह पौधों की उपापचयी क्रियाओं में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ जो पौधे के लिए हानिकारक हैं, उनसे भी अपने लिए कुछ उपयोगी पदार्थों का निर्माण कर लेता है। यानी पौधों के लिए हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ से मनुष्य अपने लिए कुछ लाभदायक दवाओं का निर्माण कर लेता है। आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं उस पौधों में उत्सर्जी पदार्थों के संबंध में अध्ययन करेंगे जिन्हें मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें दवाओं के रूप में प्रयोग करता है और उनसे लाभान्वित होता है। और प्यारे छात्रों, आपसे यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल जो लुमिनस बायो क्लासेस के नाम से चलता है उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स, पौधों में बनने वाले उत्सर्जी हानिकारक पदार्थों के संबंध में जिन्हें मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें लाभदायक पदार्थों अर्थात औषधियों में उसका उपयोग करता है। तो पौधों में यह जो उत्सर्जी पदार्थ हैं जो पौधों की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं, उसमें विशेष रूप से एल्केलाइड्स, ग्लूकोसाइड्स, टैनिन्स, लैटेक्स, कुछ इसेंशियल आयल्स, रेजिन्स, गम्स, कुछ मिनरल्स के क्रिस्टल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स और ऑर्गेनिक एसिड्स
यह कुल ऐसे उत्सर्जी पदार्थ हैं जो पौधे के लिए हानिकारक हैं, परंतु मनुष्य इन पौधों द्वारा उत्सर्जी पदार्थों से कुछ न कुछ लाभदायक वस्तुएं अपने लिए तैयार कर लेता है। तो सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं आज इस ग्लूकोसाइड एल्केलाइड्स के संबंध में। आज क्रम से इन सभी उत्सर्जी पदार्थों को हम अध्ययन करेंगे कि उनसे कौन कौन से पदार्थ उत्सर्जी पदार्थों से यह प्राप्त किए जा सकते हैं जो मनुष्य के लिए लाभदायक हैं। जैसे एल्केलाइड्स पौधों की उपापचयी क्रियाओं में उत्सर्जित होने वाला, उपापचयी क्रियाओं में बनने वाला नाइट्रोजनीय उत्पाद है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। यानी जो एल्केलाइड्स होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। जो एल्केलाइड्स होते हैं यह पौधों की जड़ों, उनकी छालों और पत्तियों में संचित होते जाते हैं। आवश्यकता अनुसार मनुष्य उनसे लाभदायक वस्तुएं बनाता है और उनका औषधियों के रूप में प्रयोग करता है। जैसे क्विनीन एक एल्केलाइड है जो सिनकोना नामक पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है और यह क्विनीन मलेरिया रोग की बहुत ही अचूक दवा है और भारत अपने देश में इस मलेरिया रोग की दवा तो इस सिनकोना की छाल से बनाता ही है, साथ ही बहुत सारे देशों को इस मलेरिया रोग की दवा निर्यात भी करता है। तो यह जो क्विनीन है यह सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है और मलेरिया रोग की दवा है। मलेरिया रोग का वाहक कीट मादा एनोफिलीज होता है, परंतु प्लाज्मोडियम की बहुत सारे जातियां जैसे प्लाज्मोडियम पैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम डोनोवेनी, इन जातियों से मलेरिया रोग होता है। और आगे जो एल्केलाइड्स है उसका अध्ययन हम लोग करें तो इस एल्केलाइड्स में रेसरपीन पौधे से प्राप्त होने वाला एल्केलाइड है जो राउल्फिया सर्पेंटाइना नामक पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। यानी रेसरपीन राउल्फिया सर्पेंटाइना नामक पौधे की जड़ से प्राप्त होता है और यह हाई ब्लड प्रेशर की दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको यह बताऊं कि हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण हैं। मनुष्य में और सहित सभी स्तनधारियों में ब्लड बंद रुधिर वाहिनियों में संचरित होता है, अर्थात क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और जिनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है उनकी रुधिर वाहिनियों की आंतरिक दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाता है और इस कोलेस्ट्रॉल के जमा हो जाने के कारण उन रुधिर वाहिनियों का आंतरिक व्यास कम हो जाता है और जब रुधिर वाहिनियों का आंतरिक व्यास कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रुधिर का दाब नापने की जो मशीन है उसे स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है।
अब अगला एल्केलाइड्स जिसको निकोटीन कहा जाता है। निकोटीन निकोसियाना टोबैकम अर्थात तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। यह नींद वाली दवा में प्रयुक्त होता है और दर्द निवारक दवाओं में भी इस निकोटीन का प्रयोग किया जाता है। और निकोटीन हमने अभी आपको बताया कि निकोसियाना टोबैकम अर्थात तंबाकू की पत्ती से प्राप्त किया जाता है। कुछ लोग जो कच्ची तंबाकू अर्थात सुरती जिसे कहते हैं उसे खाते हैं, तो उसकी पत्तियों से उनको निकोटीन प्राप्त होता है। और निकोटीन दर्द निवारक दवाओं में प्रयोग किया जाता है, नींद लाने वाली दवाओं में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कैफीन। कैफीन भी एक एल्केलाइड है जो कैफिया अरेबिका अर्थात कॉफी के भुने हुए बीज से प्राप्त होता है। कैफिया अरेबिका के बीज को भून करके फिर उसको पीस दिया जाता है ग्राइंडर में और उसी से यह कॉफ़ी तैयार की जाती है। तो कॉफ़ी में कैफीन होता है और यह कैफीन कैफिया अरेबिका नामक पौधे के भुने हुए बीज से प्राप्त किया जाता है। इस कॉफ़ी का प्रयोग एक स्टिमुलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, उत्तेजक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप महसूस करें या आपके मित्र भी कहते होंगे कि ऑफिस में काम करते हुए या घर पर काम करते हुए वो थक गए तो कहते हैं चलो यार थोड़ा सा कॉफ़ी पी लिया जाए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगी तबीयत। तो फ्रेश होने का मतलब कि नर्वस सिस्टम आपका थोड़ा सा और एक्साइट हो गया, स्टिमुलेट हो गया और फिर कार्य करने लगते हैं। तो जो कॉफ़ी प्राप्त की जाती है वह कैफिया अरेबिका के भुने हुए बीज की ग्राइंडिंग करके उसको पीस करके कॉफ़ी प्राप्त की जाती है जिसमें कैफीन होता है। और कैफीन का उपयोग दर्द निवारक दवाओं में तथा नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। थीन भी एक एल्केलाइड है जो कैमेलिया साइनेंसिस अर्थात चाय की पत्ती से प्राप्त होता है। यानी थीन चाय की पत्ती अर्थात कैमेलिया साइनेंसिस की पत्ती से प्राप्त होता है। यह प्रश्न टीजीटी और पीजीटी में कई बार रिपीट हो चुका है कि थीन एल्केलाइड किससे प्राप्त होता है। तो थीन चाय की पत्ती अर्थात कैमेलिया साइनेंसिस पौधे की पत्ती से प्राप्त होता है और यह एक नर्वस स्टिमुलेंट है। नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करने के लिए इस थीन का प्रयोग किया जाता है। मॉर्फिन भी एक महत्वपूर्ण एल्केलाइड है जो पेपेवर सोमनिफेरम अर्थात पोस्त के कच्चे फल से प्राप्त होता है। इसका उपयोग दर्द निवारक औषधियों और नींद लाने वाली दवाओं में उपयोग किया जाता है। मॉर्फिन के इंजेक्शन भी आते हैं और यह इंजेक्शन यानी यह मॉर्फिन के इंजेक्शन निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं।
शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा हो या किसी का ऑपरेशन करना हो, उसे बेहोश करना हो, तो इस मॉर्फिन के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। बहुत से लोग नशा करने के लिए इस मॉर्फिन का उपयोग करते हैं। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा ये बताऊं कि यह मॉर्फिन कैसे बनाया जाता है। पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फल यानी पोस्त के कच्चे फल पर शाम के वक्त इस पर हल्का सा ब्लेड से चीरा मार देते हैं, तो उससे दुग्ध निकल करके इस पोस्त के फल पर जम जाता है और पुनः सुबह उसको किसी चम्मच इत्यादि से उसको काछ लेते हैं और वह जो दूध है उसी से अफीम तैयार की जाती है और कुछ अन्य पदार्थ मिला करके, यानी उसी अफीम में कुछ अन्य पदार्थ मिला करके उसी से मॉर्फिन और हेरोइन तैयार किया जाता है। यह अफीम, मॉर्फिन और हेरोइन नारकोटिक्स हैं, नशीले पदार्थ हैं, लेकिन इनका उपयोग औषधियों के रूप में भी किया जाता है। एट्रोपिन, एट्रोपिन एक महत्वपूर्ण एल्केलाइड है जो पौधों की कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनता है। यह एक उत्सर्जी पदार्थ है और एट्रोपिन एट्रोफा बेलाडोना की जड़ से प्राप्त किया जाता है। इस एट्रोपिन का प्रयोग आँख की पुतली के आकार बढ़ाने अर्थात डायलेशन में, यानी आइरिस के डायलेशन में उसका उपयोग किया जाता है। जब आँखों का ऑपरेशन होता है, यानी मोतियाबिंद का जब ऑपरेशन होता है, तो उसमें एट्रोपिन का उपयोग किया जाता है। इस एट्रोपिन की 1-2 बूंद आँख में डालने से आँख की जो आइरिस होती है उसका डायलेशन हो जाता है, वो काफ़ी फैल जाती है और ऑपरेशन में सुविधा होती है। तो यह जो एट्रोपिन है, यह एट्रोफा बेलाडोना की जड़ से स्रावित होने वाले दूध से प्राप्त किया जाता है। इस एट्रोपिन का उपयोग नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट के रूप में भी किया जाता है। अब मैं एक दूसरे प्लांट्स एक्सक्रेटरी पदार्थ के बारे में आपको बताऊं, जिसे हम लोग ग्लूकोसाइड्स कहते हैं। यह ग्लूकोसाइड्स पौधों की कोशिकाओं में सेलुलोज के विघटन से प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है, जो पौधे की जड़, पत्ती और तने की छाल में इकट्ठा होता जाता है। आवश्यकता अनुसार मनुष्य उससे विभिन्न प्रकार की दवाएं प्राप्त करता है, दवाएं बनाता है। कुछ ग्लूकोसाइड्स का उपयोग डिजिटॉक्सिन नामक हार्ट डिजीज की औषधि के रूप में प्राप्त उपयोग किया जाता है। यह डिजिटेलिस परप्यूरिया नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। अब मैं एक दूसरा पौधों में उत्सर्जी पदार्थ के बारे में आपको बताऊं, जिसे हम लोग टैनिन्स कहते हैं। टैनिन्स पौधों की काष्ठीय कोशिकाओं में संचित होने वाला पौधों की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाला कत्थई रंग का पदार्थ होता है।
जिसके कारण लकड़ी का गाढ़ा कलर होता है। तो यह टैनिन्स भी दवाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह टैनिन ग्लूकोसाइड्स के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। ग्लूकोसाइड्स के विखंडन से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं जो पौधों की काष्ठीय कोशिकाओं में संचित होते जाते हैं, जिसके कारण उनका गाढ़ा कलर होता है। यह कड़वे और कसैले स्वाद से होते हैं, यानी यह स्वाद में कड़वे और कसैले होते हैं। यह पौधे की भी सुरक्षा करते हैं। शाकाहारी जंतुओं से यह पौधे की सुरक्षा करते हैं। जो टैनिन्स होते हैं, इनके कसैले और कड़वे स्वाद के कारण शाकाहारी पशु और कीट पतंगे इन्हें नहीं खाते हैं। इस टैनिन का उपयोग चमड़े को सख्त बनाने में किया जाता है, यानी चमड़े की टैनिंग करने में इस टैनिन का उपयोग किया जाता है, जिससे यह चमड़ा काफ़ी सख्त और मजबूत हो जाता है। कुछ दूसरे भी पदार्थ जो टैनिन्स ही हैं, यह रसनाई बनाने में यानी इंक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे हेमेटॉक्सिलिन नामक स्टेनिंग मटेरियल, जिसका उपयोग जंतु ऊतकों को स्टेन करने में प्रयोग किया जाता है प्रयोगशालाओं में, यह हेमेटॉक्सिलॉन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। यानी हेमेटॉक्सिलिन एक स्टेनिंग मटेरियल है, एक रंगा पदार्थ है जो जंतु ऊतकों को स्टेन करने में प्रयुक्त होता है, और यह हेमेटॉक्सिलिन हेमेटॉक्सिलॉन नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसके अलावा अकेसिया कटेचु, जिसे कत्था का पौधा कहा जाता है, यह मिमोसाइडी सब फैमिली का प्लांट है। यानी लेग्यूमिनोसी में 3 सब फैमिली हैं, पेपिलियोनेटी, सिजलपिनाइडी और मिमोसाइडी। तो यह अकेसिया कटेच्यू फैमिली लेग्यूमिनोसी के सब फैमिली मिमोसाइडी का प्लांट होता है। इससे कत्था प्राप्त होता है। इस कत्थे का प्रयोग सूती कपड़ों को रंगने में किया जाता है, और कुछ लोग पान के साथ इस कत्थे का खाने में प्रयोग करते हैं। यानी अकेसिया कटेचु के पौधे से कत्था प्राप्त होता है। अब प्रिय छात्रों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस पूरे मैटर का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसे हम लोग लैटेक्स अर्थात दूध कहते हैं, यह कुछ पौधों के तने अथवा पत्तियों के डंठल या पत्तियों और उनकी जड़ों से निकलने वाला चिपचिपा सफ़ेद अथवा भूरे कलर का दूध जैसा पदार्थ होता है। यह भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है पौधों का, और यह जो दूध होता है यह मनुष्य के लिए लाभदायक भी होता है। यह पौधे के लिए भी लाभदायक होता है। पौधों के शरीर में यह उन्हें
जीवाणुओं और विषाणुओं के संक्रमण से रोकता है और घावों के भरने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंतु इस लैटेक्स से मनुष्य अपने लिए बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं और दवाएं भी बनाता है। जैसे आइए हम बात करते हैं कुछ लैटेक्स के संबंध में जो पौधों से स्रावित होते हैं। जैसे पपीता, सब लोग देखे होंगे, बहुत अच्छा फल होता है। प्रारंभ में जब कच्चे रहता है तो हरा रहता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, और पकने के बाद यह काफ़ी स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक फल होता है। इस पपीते में जो सफ़ेद कलर का दूध स्रावित होता है, इसमें पैपेन नामक एंजाइम होता है। यानी पपीते से स्रावित होने वाले सफ़ेद रंग के दूध में पैपेन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन युक्त भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसके अलावा यूफॉर्बिएसी फैमिली के एक पौधा हेविया ब्राजीलेंसिस तथा मोरेसी फैमिली के प्लांट फाइकस इलास्टिका नामक पौधे के लैटेक्स से प्राकृतिक रबर बनाया जाता है। मलेशिया में तो रबर की सड़कें हैं, और यह जो प्राकृतिक रबर है यह हेविया ब्राजीलेंसिस तथा फाइकस इलास्टिका नामक पौधे के लैटेक्स से बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी पौधों में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो पौधों के लिए तो लाभदायक नहीं होते, परंतु मनुष्य उन उत्सर्जी पदार्थों से अपने लिए बहुत सारी लाभदायक चीज़ें बनाता है। जैसे हम बात करते हैं इसेंशियल ऑयल्स के संबंध में, कुछ सुगंधित तेलों के संबंध में। यह सुगंधित तेल कुछ पौधों की छालों, उनकी जड़ों, पत्तियों अथवा पुष्पों में पाए जाते हैं। यह कीट परागण में बहुत सहायता करते हैं। इन्हीं के कारण, यानी इन्हीं इसेंशियल ऑयल, इन्हीं सुगंधित तेलों के कारण कुछ पौधों में विशेष खुशबू होती है, बहुत सुगंध होती है। परंतु कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसमें इसी एसेंशियल ऑयल के कारण बदबू भी आती है। जैसे रेफ्लिसिया का प्लांट, मछली सड़ने जैसी बदबू उसमें आती है। परंतु नींबू में और बहुत सारे पौधों में इसी इसेंशियल ऑयल जो सुगंधित तेल है उसके कारण यह सुगंध होती है। गुलाब के पौधे में ही देख लीजिए, बहुत हल्की सी मीठी गुलाबी सुगंध होती है। इन्हीं सुगंधित पदार्थों के कारण बहुत से कीट पतंगे इन पौधों की तरफ आकर्षित होते हैं, साथ ही वह परागण में भी सहायता करते हैं, और मनुष्य इनसे बहुत ही लाभदायक, अच्छी सेंट और अन्य उपयोगी वस्तुएं तैयार करता है। हम बात करते हैं कुछ पौधों में स्रावित होने वाले इसेंशियल ऑयल्स के संबंध में। जैसे नींबू, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यह स्वाद में खट्टा होता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, और अम्लीय माध्यम का भोजन जब आमाशय में जाता है तो आमाशय की जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावण करने लगती हैं, अधिकाधिक जठर रस का स्रावण करने लगती हैं, और यह जठर रस
बहुत से पाचक एंजाइम युक्त होता है जो भोजन के विभिन्न अवयवों को पचाने में सहयोग करता है। साथ ही नींबू में एक विशेष प्रकार की सुगंध भी होती है जिसके कारण मनुष्य सहित अनेक कीट पतंगे इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और ये नींबू जिसे सिट्रस ऑरेंटिफोलिया कहा जाता है, इस सिट्रस ऑरेंटिफोलिया अर्थात नींबू से सिट्रस ऑयल तैयार किया जाता है। उसी तरह से विटिवेरिया जिजेनॉइड्स अर्थात खस पौधे की जड़ से खस ऑयल तैयार किया जाता है। परंतु कुछ पौधों के पुष्पों से यह सुगंधित तेल प्राप्त किए जाते हैं और जिनसे विशेष प्रकार की इत्र भी बनाई जाती है, सुगंधित तेल बनाए जाते हैं और इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों और साबुन बनाने में इनके तेल का उपयोग किया जाता है। जैसे गुलाब ऑयल, रोजा डोमेसाइना अर्थात गुलाब के फूल से प्राप्त किया जाता है। ठीक इसी तरह से जस्मीन ऑयल जिसको चमेली का तेल आप कहते हैं, यह चमेली का तेल जस्मेनियम ऑरिकुलेटम के फूल से प्राप्त किया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि गुलाब ऑयल और चमेली ऑयल क्रमशः गुलाब और चमेली के फूलों से प्राप्त किए जाते हैं और इन फूलों के आसवन से यह तेल प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग इत्र, साबुन और विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों को बनाने में इन तेलों का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक दूसरे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसको रेजिन कहा जाता है। यह रेजिन पौधों के तनों और उनकी जड़ों से स्रावित होने वाला लसलसा सा पदार्थ होता है जो जल में अघुलनशील परंतु अध्रुवीय विलायकों जैसे पेट्रोल, ईथर, बेंजीन ऑयल, मिट्टी के तेल ये इसमें घुलनशील होते हैं। ये जो रेजिन होते हैं यह पौधों के तनों अथवा जड़ों में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों जिसको रेजिन ग्लैंड्स कहा जाता है अथवा विशेष प्रकार की नलिकाओं जिसको रेजिन कैनाल्स कहा जाता है उनमें यह संचित रहते हैं। तो आइए हम कुछ रेजिन्स के संबंध में बात करते हैं। जैसे हींग का नाम सब लोग सुने होंगे, लेकिन कुछ लोग ही यह जानते होंगे कि हींग कैसे और किस पौधे से प्राप्त की जाती है। प्रायः घर में माताएं और बहनें इस हींग का उपयोग दाल में छौंक लगाने और विशेष प्रकार के कुछ विभिन्न प्रकार के व्यंजनों, स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाने में इस हींग का उपयोग करते हैं। यह हींग फेरुला एस्फोटिडा नामक पौधे की मोटी जड़ों के दूध से निकाला जाता है। फेरुला एस्फोटिडा नामक पौधे की मोटी जड़ों से स्रावित होने वाले सफ़ेद से दूध से यह हींग बनाई जाती है जो लसलसी होती है। इसी तरह से चीड़ के पौधे अर्थात
पाइनस रिलिजियोसा, जिसको चीड़ कहा जाता है, कि इस चीड़ के तने के तेल से तारपीन नामक तेल प्राप्त किया जाता है। यह तारपीन का तेल वार्निश और पेंट बनाने में उपयोग में लाया जाता है। और यह तारपीन का तेल जो पाइनस रिलिजियोसा अर्थात चीड़ के तने से प्राप्त होता है, यह ट्रांसफार्मर यानी विद्युत ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से कनाडा बाल्सम जो एबिस बाल्सेमिया पौधे के तने से प्राप्त होता है, यह गोंद जैसा अर्ध ठोस लसलसा सा पदार्थ होता है, जिसका उपयोग लैबोरेटरी में किया जाता है किसी वस्तु को चिपकाने में अथवा परमानेंट स्लाइड बनाने में। इस कनाडा बाल्सम का उपयोग किया जाता है और यह कनाडा बाल्सम एबिस बाल्सेमिया के तने से तैयार होता है। प्यारे बच्चों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब आपको बताते हैं गम्स, मिनरल्स, क्रिस्टल्स और ऑर्गेनिक एसिड्स के संबंध में। यह गोंद अर्थात गम, खनिज क्रिस्टल्स और ऑर्गेनिक एसिड्स यह पौधों की कोशिकाओं में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के उत्सर्जी पदार्थ हैं। यह पौधे के किसी काम के नहीं होते हैं, परंतु मनुष्य इनसे अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाता है या प्राकृतिक रूप से इनका उपयोग करता है विभिन्न दवाओं के रूप में और अन्य उपयोगी वस्तुओं को बनाने में। यहाँ तक कि इन उत्सर्जी पदार्थों को वह खाने के रूप में भी प्रयोग करता है। जैसे हम बात कर रहे हैं गम्स अर्थात गोंद के संबंध में। यह गोंद कोशिकाओं के भित्तियों के नष्ट होने से बनते हैं। आप जानते हैं कि हरे पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है और उन सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्तियों के नष्ट होने से यह गम अर्थात गोंद बनते हैं, अर्थात यह सेलुलोज के प्रोडक्ट हैं। और यह गोंद जल में घुलनशील होता है, चिपचिपा, गाढ़ा, यह लाल सा अथवा गोल्डन कलर का या किसी किसी पौधे में सफ़ेद रंग का यह लसलसा पदार्थ होता है और सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्तियों के नष्ट होने से यह पौधों में बनता है। कुछ पौधों से प्राप्त गोंद को तो हम लोग खाने में भी उपयोग में लाते हैं। जैसे एकेसिया सेनेगल नामक पौधे से प्राप्त गोंद को हम लोग खाने में उपयोग में लाते हैं। इस पौधों के उत्सर्जी पदार्थों में सबसे महत्वपूर्ण उपापचयी उत्सर्जी पदार्थ मिनरल क्रिस्टल्स अर्थात खनिज रवे हैं। यह खनिज रवे पौधों के तनों और पत्तियों, विशेषकर उनकी एपिडर्मिस तथा पौधों के वृंत में यह इकट्ठा होते जाते हैं। यह मिनरल क्रिस्टल्स सिलिका के अथवा कैल्शियम ऑक्सलेट के या कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। बहुत से खनिजों के क्रिस्टल्स
अपशिष्ट पदार्थों के रूप में पौधों के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। ये क्रिस्टल्स कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। सिलिका के बने क्रिस्टल्स पौधों की सतह पर पाए जाते हैं। जैसे आप सरपत अथवा मूंछ के पौधे में देखे होंगे कि जब आप ऊपर से उसको छूते हैं तो काफ़ी रवादार और खुरदुरा महसूस होता है। वह रवादार और खुरदुरा इसलिए महसूस होता है, सरपत के पौधों की पत्तियां खुरदुरी अथवा रवेदार इसलिए महसूस होती हैं क्योंकि उस पर सिलिका के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं, यह पौधों की पत्तियों, पौधों के वृंत तथा उसके कार्टेक्स अर्थात बलकुट में पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल पौधों के पीठ या वलकुट में पाए जाते हैं। ये छड़ के आकार के अथवा प्रिज्मीय या पिरामिडल या चतुष्कोणीय अथवा सुई के आकार के होते हैं। कपड़ा सिलने वाली सुई जिस आकार की होती है उसी तरह के आकार के यह कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स होते हैं। सुई के आकार के क्रिस्टल्स को रेफाइट्स कहा जाता है। यह रेफाइट्स पिस्टिया और इकार्निया, जिसे समुद्र शोक कहते हैं, इसकी पत्तियों की एपिडर्मिस के निचली वाली कोशिकाओं में यह पाए जाते हैं। यह प्रश्न टीजीटी और पीजीटी तथा नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी परीक्षा 2010 में यह क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है और आगे आने वाली टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जाता है कि रेफाइट्स किसके बने होते हैं। आप बताएंगे कि रेफाइट्स कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने हुई सुई के आकार के मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं जो पिस्टिया तथा इकार्निया नामक पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं। कुछ क्रिस्टल्स एकत्र होकर, यानी कुछ कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स एकत्र होकर गोलाकृति बना लेते हैं। गोल सी बहुत सारी संरचनाएं बना लेते हैं जिन्हें स्फेरेफाइट्स या स्फेरोक्रिस्टल्स या ड्रूसेस कहते हैं। ये पपीते के वृंत में पाए जाते हैं। छोटे छोटे कणों के रूप में ये एट्रोफा बेलाडोना की पत्तियों में भी पाए जाते हैं। कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए यह रेफाइट्स और स्फेराइट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेफाइट्स कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने हुए सुई जैसी आकार के मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं जो पिस्टिया तथा इकार्निया की पत्तियों के एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। परंतु यही कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो क्रिस्टल्स छोटे छोटे कणों के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं उन्हें स्फेरेफाइट्स अथवा ड्रूसेज कहते हैं। यह पपीते के वृंत, पपीता के पत्ती के जो वृंत होते हैं उसमें पाए जाते हैं अथवा यह छोटे छोटे कणों के रूप में एट्रोफा बेलाडोन की पत्तियों में भी पाए जाते हैं। लेकिन
जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं, यह सेलुलोज की भित्तियों में मिलते हैं। आप जानते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और यह कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स सेलुलोज की भित्तियों में पाए जाते हैं। बरगद की पत्तियों की बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में ये अंगूर के गुच्छे की तरह इकट्ठा हो जाते हैं, जिन्हें सिस्टोलिथ कहा जाता है। ये कुकुरबिटेसी तथा एकैंथेसी कुल के पौधों में भी पाए जाते हैं। टीजीटी की परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिस्टोलिथ कहाँ पाए जाते हैं। सिस्टोलिथ कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए क्रिस्टल्स होते हैं जो बरगद के पत्तियों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। ये सिस्टोलिथ कुकुरबिटेसी तथा एकैंथेसी कुल के पौधों में भी पाए जाते हैं। हमने अभी आपको बताया कि जो रेफाइट्स होते हैं यह सुई के आकार की संरचनाएं होती हैं जो कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं, लेकिन जो स्फेराइड्स होते हैं यह छोटे छोटे कणों के रूप में कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने हुए क्रिस्टल्स होते हैं जो पपीते के पत्तियों के वृंत में पाए जाते हैं। परंतु जो सिस्टोलिथ होते हैं यह एकैंथेसी तथा कुकुरबिटेसी कुल के पौधों और बरगद की पत्तियों के एपिडर्मिस वाले भाग में पाए जाते हैं। यह कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए छोटे क्रिस्टल होते हैं जो अंगूर के गुच्छे की तरह कोशिकाओं में इकट्ठा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। अब आइए मैं आपको एक और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो पौधों में बनते हैं उसके बारे में बताऊं। यह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो पौधे में बनते हैं यह पौधे के तो किसी काम के नहीं होते, परंतु मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। आइए मैं एक और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊं जिसे आप ऑर्गेनिक एसिड अर्थात कार्बनिक अम्ल कहते हैं। यह जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं यह स्वाद में खट्टे होते हैं। केवल ऑर्गेनिक एसिड ही नहीं, सभी एसिड यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। सभी अम्ल अर्थात एसिड्स जलीय विलयन में हाइड्रोजन धन आयन देते हैं। जो अम्ल होते हैं यह स्वाद में खट्टे होते हैं और इनमें विभिन्न पौधों में विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण नींबू का स्वाद खट्टा होता है। परंतु ऑक्जेलिस पौधे में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। प्रायः यह प्रश्न आता है कि इमली में खट्टापन क्यों होता है, यानी इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप नोट कर लें, इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण इमली का विशेष खट्टा स्वाद होता है। इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। कच्चे सेब में जो ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है उसका नाम है मैलिक एसिड।
मैलिक एसिड, यानी कच्चे सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। यह जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, यह कच्चे फलों में तो खट्टा स्वाद देते हैं, परंतु फल के पकने के बाद इनका खट्टापन समाप्त हो जाता है और यह फल स्वाद में मीठे हो जाते हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि सेब में कौन सा ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। तो आप नोट करें कि सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। इस तरह से हमने आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स, यानी पौधों में बहुत से उत्सर्जी पदार्थों के संबंध में हमने आपको बताया। प्यारे छात्रों, आप सभी लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं जो लुमिनस बायो क्लासेज के नाम से चलता है। आप सभी लुमिनस बायो क्लासेज से चलने वाले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक यह महत्वपूर्ण वीडियो की सूचनाएं, उसके इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मेरे प्रिय छात्रों, भाइयों, आप सभी लोग अपने फ्रेंड सर्किल में भी मेरे YouTube चैनल लुमिनस बायो क्लासेज को शेयर करें। थैंक यू।